गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है विलेन चैप्टर का 5वां लेक्चर आपको समझाया जाएगा। इससे पहले हेनरी के नियम आपको बताए गए थे और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए गए थे। आज जो है द्रवी विलयनों का वाष्प दाब, द्रवी विलयनों का वाष्प दाब आपको समझाएगा। ठीक है, उसको आपको समझना है, समझाया जाएगा। उससे पहले आपको वाष्पन तथा संघनन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। देखिए ध्यान से, वाष्पन तथा संघनन। पहले वाष्पन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव के अणु वाष्प अवस्था अर्थात गैस अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वाष्पन कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि वाष्पन क्या होता है? जब द्रव के अणु जो हैं वाष्प में चेंज हो जाते हैं, गैस अवस्था में चेंज हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत क्रिया जिसमें वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है उसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है किसी बर्तन में पानी को लेकर गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। जल जो है द्रव अवस्था में है और जब गर्म करेंगे तो वह जो है भाप बन के उड़ेगा, वाष्प अवस्था प्राप्त करेगा। ठीक है, तो जल का भाप बन के उड़ना, वाष्प अवस्था प्राप्त करना, गैस अवस्था प्राप्त करना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। लेकिन अगर उसी को आप ढक देंगे, अगर आप ढक देंगे तो जो वाष्प उड़ेगा वह बर्तन के ऊपरी सतह पर जिससे आप ढके हैं उससे टकराएगा और टकराने के वह वाष्प इकट्ठा हो किसमें चेंज हो जाएगा? द्रव में। ठीक है, वाष्प इकट्ठा किसमें चेंज हो जाएगा? द्रव में। तो इस तरह से वाष्प का द्रव अवस्था में चेंज होना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं द्रव के अणु को वाष्प अवस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है और वाष्प अवस्था को इकट्ठा होके, जो वाष्प हैं वो इकट्ठा होके द्रव अवस्था में बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। ठीक है, तो यह हो गया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव के अणु वाष्प अवस्था अर्थात गैस अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वाष्पन कहलाती है, तथा इसके विपरीत क्रिया जिसमें वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, संघनन कहलाती है। ठीक है, अब एक समय ऐसा आता है जब द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था के बीच में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, और वह साम्यावस्था कैसी होती है? गतिक साम्यावस्था होती है। ठीक है, द्रव जो है वाष्प में चेंज होता है, वाष्प जो है द्रव में चेंज होता है, अर्थात वाष्पन और संघनन यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, जितने रफ्तार से द्रव वाष्प में चेंज होता है उतने रफ्तार से वाष्प द्रव में चेंज होता है। ठीक है, तो उस समय कौन सी साम्यावस्था स्थापित होती है? गतिक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो दिए गए ताप पर द्रव और वाष्प अवस्था में गतिक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, अतः द्रव की सतह के ऊपर वाष्प का सांद्रण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्योंकि वाष्प जो है उसका सांद्रण क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, वह बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वाष्प जो है द्रव में चेंज हो रहा है और फिर द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है, दोनों का रफ्तार क्या हो गया है? बराबर हो गया है, गतिक साम्यावस्था हो गई, इसलिए सांद्रण में कोई चेंज नहीं होगा, सांद्रण अपरिवर्तित रहेगा। अतः द्रव की सतह के ऊपर वाष्प का सांद्रण अपरिवर्तित रहता है। यह वाष्प साम्यावस्था पर एक निश्चित दाब आरोपित करती है। ठीक है, और वाष्प क्या करेगा? वह साम्यावस्था पर एक निश्चित दाब आरोपित करती है। ठीक है, अतः निश्चित ताप पर वाष्प तथा द्रव साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन कब कहेंगे? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, और उस समय साम्यावस्था होनी चाहिए। निश्चित ताप पर वाष्प तथा द्रव साम्यावस्था पर, वाष्प तथा द्रव साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब आप देखो वाष्प दाब P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। P0 यह शुद्ध विलायक है। अब यह जो है चेंज हो रहे हैं वाष्प में, ठीक है ना, तो यह वाष्प जो है यहाँ से टकराएगा, टकरा के वाष्प जो इकट्ठा होकर द्रव में चेंज होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि द्रव में चेंज होना, ठीक है, और द्रव का वाष्प में चेंज होना, दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी, उस समय कहेंगे
गतिक साम्यावस्था। और गतिक साम्यावस्था के समय यह जो वाष्प हैं वह जितना दाब लगाएगा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अब द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब द्रव के वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आप देखें, जैसे पहला आप देख रहे हैं द्रव की प्रकृति, द्रव का नेचर कैसा है, यह डिपेंड करेगा उसके वाष्प दाब पर। अंतरा आणविक बलों के आधार पर, ठीक है, अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है, अंतरा आणविक बलों के आधार पर विभिन्न द्रवों के वाष्प दाब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि द्रव की प्रकृति पर वाष्प दाब निर्भर करता है, ठीक है। और वाष्प दाब जो है द्रव की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, उसके अंदर अणुओं के बीच लगने वाले बल पर, जिसको कहेंगे अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बलों के आधार पर विभिन्न द्रवों के वाष्प दाब अलग अलग होते हैं। जैसे एथेनॉल में जल की तुलना में दुर्बल हाइड्रोजन आवंधन पाया जाता है, ठीक है। एथेनॉल में जल की तुलना में हाइड्रोजन जो बंध होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है, और जल में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध मजबूत हो जाता है। तो एथेनॉल क्या होगा, जल से पहले ही उड़ने लगेगा, जल से पहले ही जो है वाष्प बनने लगेगा और बर्तन पर जाके ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। तो इसका वाष्पन शीघ्र हो जाएगा। अतः एथेनॉल जल की तुलना में शीघ्र वाष्पित होता है, अतः एथेनॉल की जल की तुलना में वाष्प दाब अधिक होता है, ठीक है। एथेनॉल का जल की तुलना में वाष्प दाब अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जल की तुलना में दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जल में मजबूत हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है, इसलिए उसका वाष्प दाब कम होता है। लेकिन एथेनॉल में दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए एथेनॉल पहले जो है वाष्प के रूप में बदल जाता है और ज़्यादा मात्रा में जाकर बर्तन की दीवार पर ऊपर, ठीक है, तुकने पर ऊपर प्रेशर लगाता है, जिससे वाष्प दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये आपने देखा। अब देखो टेम्परेचर, ताप का क्या इफेक्ट होता है। दूसरा, ताप वृद्धि से द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगा वाष्प दाब टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अधिक ताप मिलेगा अणुओं का, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ज़्यादा अणु वाष्पित होंगे और ऊपर जाके दीवार पर प्रेशर लगाएंगे, जिससे वाष्प दाब बढ़ जाता है। ताप वृद्धि से द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। इसका कारण यह है कि अधिक ताप से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अधिक ताप से क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण अणु अधिक संख्या में वाष्पित होते हैं, अतः द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि द्रव का वाष्प दाब जो है वह टेम्परेचर के कारण भी बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि वाष्प दाब क्या होता है और वाष्प दाब को, द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, द्रव की प्रकृति और ताप। अब आप देखें, विलयन का वाष्प दाब या किसी द्रव विलायक, ठीक है, कि वाष्प दाब पर अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्रभाव, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अब जल में कोई चीज मिला देंगे आप तो वो क्या हो जाएगा, विलयन बन जाएगा, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब। चलिए देखें ध्यान से, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, या किसी द्रव विलायक के वाष्प दाब पर अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्रभाव, ठीक है। किसी विलायक के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब उसमें अवाष्पशील विलय मिलाने पर, जब उसमें कोई ऐसा विलय मिला दिया जाए जो अवाष्पशील हो, जो उड़ता न हो, गर्म करने पर उड़ता न हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम द्रव ले लिए, जल विलायक के रूप में ले लिए, ठीक है, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, जब उसमें ग्लूकोज घोल देंगे या फिर यूरिया घोल देंगे, क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया क्या होते हैं, अवाष्पशील विलय होते हैं, इनको गर्म करने पर ये उड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर एथेनॉल आप मिला देंगे तो एथेनॉल तो उड़ जाएगा गर्म करने पे, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज, नमक, यूरिया यह गर्म करने पर उड़ेंगे नहीं, जल ही उड़ने लगेगा, यह नहीं उड़ेंगे, तो इनको क्या कहेंगे, अवाष्पशील विलय कहेंगे। तो यदि किसी द्रव में, विलायक में, ठीक है, अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्या इफेक्ट होता है उसके वाष्प दाब में, इसको आपको देखना है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह बीकर है और इसको क्या किया गया है, ऊपर से कवर कर दिया गया है, ढक दिया गया है,
और इसमें जो है अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया है, यूरिया ग्लूकोज नमक कोई भी एक मिला दिया गया है और ये आपका जल के अणु है, ठीक है, कोई विलायक है, वाटर है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह क्या करेंगे, अवाष्पशील जो विलेय होंगे यह सतह को ढक लेंगे, अवाष्पशील विलेय क्या करेंगे, सतह को ढक लेंगे और जो आपका विलायक होगा, जल होगा, ठीक है, तो जल के अणुओं को यह बाहर जाने नहीं देंगे, जगह कम कर देंगे, ठीक है। तो जब जगह कम कर देंगे, जगह नहीं रहेगा तो कम ही जो है जल के अणु ऊपर जा पाएंगे, तो वाष्प दाब उसका घट जाएगा, ठीक है ना। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जो अवाष्पशील विलेय है यह उसके रास्ते को क्या करेंगे, पैक कर देंगे, ऊपर से ढक देंगे। देखिए ध्यान से, किसी शुद्ध विलायक मान लीजिए द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है, ठीक है ना। अगर किसी शुद्ध विलायक में मान लीजिए द्रव जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला दें, जैसे यूरिया मिला दें, ग्लूकोज मिला दें, तो वह जो उसका वाष्प दाब था वह क्या हो जाएगा, पहले से घट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि द्रव के सतह पर अवाष्पशील पदार्थ के अणु, द्रव के सतह पर अवाष्पशील पदार्थ के अणु विलायक के अणुओं का, ठीक है, विलायक का अणुओं का स्थान ले लेते हैं, ठीक है ना। विलायक के जो अणु होते हैं उनका जगह यही ले लेते हैं, अवाष्पशील विलेय, ठीक है, जिससे वह ऊपर नहीं जा पाते हैं, जिससे विलायक के अणुओं की विलयन की सतह छोड़कर वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति घट जाती है, ठीक है ना। जिससे विलायक के अणुओं की विलयन की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति घट जाती है, अतः विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाएगा, क्योंकि अब वह विलायक जो है उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके रास्ते को कौन ढक देगा, अवाष्पशील विलेय ढक देंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात किसी समय पर विलयन के सतह पर वाष्प दाब, किसी समय पर विलयन की सतह पर वाष्प दाब सतह पर उपस्थित अवाष्पशील पदार्थ के अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी समय पर विलयन के सतह पर वाष्प दाब क्या होगा, तो वाष्प दाब निर्भर करेगा कि विलयन के सतह पर कितने अवाष्पशील पदार्थ के अणुओं की संख्या है। अगर अवाष्पशील पदार्थ के अणुओं की संख्या ज्यादा है तो वाष्प दाब जो है बहुत कम होगा उसका, क्योंकि वाष्प उड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो वह अणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है। किसी समय पर विलयन की सतह पर वाष्प दाब सतह पर उपस्थित अवाष्पशील पदार्थ के अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब आप देखें राउल्ट का नियम। राउल्ट क्या इन्होंने नियम दिया था, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब की कमी। किसी विलयन में विलेय के सांद्रण तथा वाष्प दाब अवनमन में संबंध राउल्ट ने स्थापित किया था। तो आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक राउल्ट ने क्या किया था, किसी विलयन में विलेय के सांद्रण, किसी विलयन में विलेय का सांद्रण और वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब में कमी, विलेय के सांद्रण और वाष्प दाब में अवनमन में संबंध किसने स्थापित किया था, राउल्ट ने स्थापित किया था, ठीक है। विलेय के सांद्रण और वाष्प दाब में अवनमन में संबंध राउल्ट ने स्थापित किया था। विलेय की प्रकृति के आधार पर राउल्ट के नियम को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। विलेय के प्रकृति के आधार पर राउल्ट के नियम को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। पहला है आपका वाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट का नियम और अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है ना। तो राउल्ट के नियम जो हैं वह विलेय के प्रकृति के आधार पर बांटते हैं, विलेय के प्रकृति के आधार पर बांटते हैं। पहला है वाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट के नियम, ऐसे विलेय जो वाष्पशील होते हैं, जो उड़ते हैं द्रव के साथ, उनके लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, और अवाष्पशील विलेय के लिए जो नहीं उड़ते हैं, ठीक है, उनके लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम राउल्ट ने क्या बताया था, राउल्ट ने क्या दिया था, वह विलयन में विलेय के सांद्रण और वाष्प दाब अवनमन में संबंध स्थापित किया था। विलयन में विलेय के सांद्रण और वाष्प दाब अवनमन में संबंध स्थापित किया था राउल्ट ने, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं पहले भाग को।
वाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन में, ठीक है, आपका द्विअंगी विलयन है। वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन में वाष्प अवस्था में दोनों घटक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर वाष्पशील विलेय हैं, वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन में वाष्प अवस्था में दोनों घटक उपस्थित होंगे। जो विलेय होगा वह भी रहेगा, वह भी उड़ेगा गर्म होने पर, और जो विलायक होगा वह भी उड़ेगा गर्म होने पर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वाष्पशील विलेय लिए हैं और आपका विलायक भी वाष्पशील होगा। तो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन में वाष्प अवस्था में दोनों घटक उपस्थित होते हैं। द्विअंगी विलयनों के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में, स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप देख रहे हैं आंशिक वाष्प दाब लिया गया है, वह प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब लिया गया है और वह मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात आंशिक, प्रत्येक अवयव का आंशिक ठीक है, आंशिक वाष्प दाब स्मॉल पी अनुक्रमानुपाती मूल प्रभाज, ठीक है। या फिर दूसरे तरह से क्या कहेंगे इसको, वाष्पशील द्रवों के विलयन में, वाष्पशील द्रवों के विलयन में निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। प्रत्येक घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात, ठीक है, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, तथा दूसरा अगर बी हो तो पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आंशिक वाष्प दाब होगा वह शुद्ध घटक के वाष्प दाब और उनके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ए का, अगर ये घटक ए है तो उसका जो है क्या होगा वाष्प दाब, ठीक है, उसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। उसी तरह बी के लिए अगर देखा जाए तो बी का क्या होगा आंशिक दाब, तो उसके शुद्ध घटक का जो है होगा आंशिक दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यह आपने देखा वाष्पशील विलयों के राउल्ट का नियम। वाष्पशील द्रवों के विलयन में निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब, ठीक है, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब और विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी, जहाँ पी ए और पी बी विलयन में क्रमशः द्रव ए और बी के वाष्प दाब हैं। पी ए और पी बी क्या हैं, विलयन में क्रमशः द्रव ए और बी के वाष्प दाब हैं। और पी ए नाट, ठीक है, और पी ए नाट और पी बी नाट क्या है, पी ए नाट और पी बी नाट शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब, ठीक है ना। पी ए और पी बी क्या है, ए द्रव ए और बी के वाष्प दाब हैं। पी ए नाट और पी बी नाट शुद्ध अवस्था में उनके वाष्प दाब हैं तथा एक्स ए और एक्स बी क्या है, उनके मोल प्रभाज हैं, उनके मोल प्रभाज हैं, ठीक है। अब आगे देखें, समान ताप पर विलयन का कुल दाब P, कैपिटल P, समान ताप पर विलयन का कुल दाब कैपिटल P आंशिक दाब PA और आंशिक दाब PB के बराबर होता है। समान ताप पर विलयन का कुल दाब P क्या होगा, आंशिक दाब PA और आंशिक दाब PB के बराबर होता है। अतः डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से कैपिटल P बराबर PA धन PB, ठीक है ना, PA धन PB। तो आप देखो कुल दाब P बराबर PA का वैल्यू PA नॉट इंटू एक्स है प्लस PB का वैल्यू PB नॉट इंटू XB, ठीक है। तो यह हो गया आपका टोटल दाब, टोटल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB, तो P बराबर PA नॉट A इंटू एक्स ए प्लस PB नॉट इंटू XB। तो यह कुल दाब निकालने के लिए फार्मूला हो गया।
ठीक है, किसके लिए? वाष्पशील विलेय के लिए। ऐसे विलेय जो क्या होते हों, उड़ते हों, ऐसे विलेय जो उड़ते हों उनके लिए यह है फार्मूला। ठीक है ना, जो उड़ते हों उनके लिए यह है, वाष्पशील के लिए। तो कुल दाब कितना होगा? समान ताप पर विलयन के कुल दाब P आंशिक दाब PA और PB के योग के बराबर होता है। PA और PB का क्या करेंगे? योग निकालेंगे, प्लस निकालेंगे, ऐड निकालेंगे, उसके बराबर होगा। अतः डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार P बराबर PA प्लस PB। A का आंशिक दाब और B के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा कुल दाब। यह किसने बताया? डाल्टन ने। ठीक है, तो P बराबर PA का वैल्यू रख दिए PA नॉट इंटू XA प्लस PB का वैल्यू रख दिए PB नॉट इंटू XB। यह हो गया आपका कुल दाब, टोटल दाब निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ PA और PB के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। ठीक है, अब आप देखते हैं दूसरा, अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है ना, अभी आपने देखा था वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। अब आप देखो अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का क्या नियम है। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आप देख रहे हैं कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय, ठीक है, विलेय कैसा है? अब अवाष्पशील है। अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब P बराबर विलायक का वाष्प दाब इंटू विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज भी लेना है और विलायक का वाष्प दाब भी लेना है। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब P बराबर विलायक का वाष्प दाब PA इंटू विलायक का मोल प्रभाज XA। तो P बराबर PA इंटू XA। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब P बराबर PA इंटू XA। तो इधर ला दे A को, P बाई PA बराबर XA। ठीक है, तो यह P बाई PA, ठीक है ना, यह P वाष्प दाब है आपका, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, और यह आपका क्या है? विलायक का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब बराबर है आपका विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, अब जो है P बटे PA को आप P लिख दें। ठीक है, समानुपाती XA, या समानुपाती हटाएंगे इक्वल टू करेंगे तो एक K आएगा, P बराबर K इंटू XA। यहाँ K क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज, अगर शुद्ध विलायक है तो उसका मोल प्रभाज कितना होता है? 1 होता है। XA बराबर 1, तब K का मान शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। ठीक है, अगर XA का मान 1 लिख देंगे तो उसमें P बराबर K के बराबर हो जाएगा। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा K का मान। ठीक है, जिसे PA नॉट से लिखते हैं। तो अब इसको क्या लिखेंगे? PA नॉट। अगर शुद्ध रहेगा तो PA का वैल्यू, ठीक है ना, K के बराबर हो जाएगा। तो अब आगे देखो ध्यान से, तो आपने देखा कि शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज XA बराबर 1, अतः K का मान शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, जिसे PA नॉट से लिखते हैं। अतः PA नॉट बराबर K इंटू 1। XA का मान 1 हो गया, तो PA नॉट बराबर K, PA नॉट बराबर K। अब K का मान समीकरण 1 में रखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे K आया है PA बराबर K इंटू XA। P को PA अगर लिखें तो PA बराबर K इंटू एक्स, K का वैल्यू किसके बराबर होगा? PA नॉट का। तो PA बराबर PA, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? PA बराबर PA नॉट इंटू XA। विलयन का वाष्प दाब बराबर विलयन का वाष्प दाब PA बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PA नॉट इंटू विलायक का मोल प्रभाज। विलयन का वाष्प दाब बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इंटू विलायक का मोल प्रभाज। यह हो गया आपका अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इंटू विलायक का मोल प्रभाज, अर्थात PA बराबर PA नॉट इंटू XA। ठीक है, अब आप देखें हेनरी के नियम के संदर्भ में राउल्ट का नियम क्या है।
हेनरी का नियम जो आपने पढ़ा उसके संदर्भ में राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए विलयन में अवाष्पशील विलेय का वाष्प दाब Pa बराबर Pa0 इंटू एक्स है। अभी आपने देखा किसी दिए गए विलयन में अवाष्पशील विलेय का वाष्प दाब क्या होता है, Pa बराबर Pa0 इंटू एक्स होता है। गैस के द्रव में विलयन के लिए गैस के द्रव में विलयन के लिए गैस के द्रव में विलेयता हेनरी के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आप गैस जो है वह द्रव में घुला हुआ है तो ठीक है उसकी विलेयता क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे, हेनरी के नियम से। ठीक है, गैस के द्रव में विलयन के लिए गैस की द्रव में विलेयता हेनरी के नियम से ज्ञात करते हैं, अर्थात Pa बराबर KH इंटू एक्स ए। ठीक है, Pa बराबर KH इंटू एक्स ए। अगर इन दोनों की तुलना किया जाए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं Pa दोनों में है, XA दोनों में है, केवल डिफरेंस क्या है Pa0 और KH में। ठीक है, तुलना करने पर हम पाते हैं कि वाष्पशील घटक या गैस का वाष्प दाब विलयन में उनके मोल प्रभाज के अनुपाती है। विलयन में उसके किसके अनुपाती है, मोल प्रभाज के। वाष्पशील घटक या गैस का जो वाष्प दाब होगा वह किसके अनुपाती होगा, विलयन में उसके मोल प्रभाज के अनुपाती होता है। अब आप देखो, आपने देखा था राउल्ट का नियम क्या था आपका, Pa बराबर Pa0 इंटू एक्स या राउल्ट का नियम था। हेनरी का नियम क्या था, Pa बराबर KH इंटू एक्स हेनरी का नियम है। ठीक है, केवल KH और Pa0 में भिन्नता है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम का एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान Pa0 के बराबर हो जाता है। राउल्ट का नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान Pa0 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो राउल्ट के नियम तथा हेनरी के नियम में समानता और असमानता, इन दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो पहले आप समानता देखें। ठीक है, समानता, दोनों नियम विलयन के वाष्पशील घटक पर लागू होते हैं। जो राउल्ट नियम और हेनरी नियम है वह दोनों नियम कब लागू होंगे, विलयन के वाष्पशील घटक पर लागू होते हैं। दोनों नियम के अनुसार विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, यह दोनों नियम में कहा गया है। समानता क्या है, दोनों नियम विलयन के वाष्पशील घटक पर लागू होते हैं। दोनों नियमों के अनुसार विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब विलयन में उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, अब असमानताएं क्या है, दोनों नियम में आनुपातिक स्थिरांक का अंतर है। दोनों नियम में आनुपातिक स्थिरांक का अंतर है। एक में क्या है Pa0 और एक में KH है। राउल्ट नियम से यह शुद्ध घटक का वाष्प दाब Pa0 के बराबर होता है। यह शुद्ध घटक के वाष्प दाब Pa0 के बराबर होता है, जबकि हेनरी नियम में यह प्रायोगिक रूप से ज्ञात किए गए हेनरी स्थिरांक KH के मान के बराबर होता है। ठीक है ना, तो राउल्ट नियम में किसके बराबर होता है, Pa0 के, शुद्ध घटक के वाष्प दाब Pa0 के बराबर होता है, जबकि हेनरी नियम में यह प्रायोगिक रूप से ज्ञात किए गए हेनरी स्थिरांक KH के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार इसको देखें, समझें, कोशिश करें ताकि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।